So the topic to discuss now is constructors. Uh, Similar to other object-oriented languages, we have constructors which are special methods in our class with some important features that we can utilize. So what is a constructor and how it is different from other methods in the class? So the constructor is a method which has same name as of class. मतलब क्लास का नाम सेम है, हम क्लास का जो नाम है वही सेम टू सेम कंस्ट्रक्टर का नाम होगा तो ही वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, नहीं तो वो एज यूजुअल दूसरा मेथड हो जाएगा, कुछ नॉर्मल मेथड. दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इवन नॉट इवन वॉइड. ऑल्सो दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न वैल्यू. तो कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, वॉइड भी नहीं, और कोई रिटर्न वैल्यू भी रिटर्न नहीं करते हो. ओके, दे आर automatically called by Java as soon as the object of the class gets created. Since the Java object creation happens at the runtime, so we can say that the constructor calling also happens at the runtime. So yeah, जावा उन्हें खुद कॉल करती है अगर हम क्लास में कंस्ट्रक्टर ना बनाए तो, और ये रन टाइम पे होता है सब कुछ, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स भी रन टाइम पे बनते हैं. तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. सो ये सब रन टाइम पे होता है. इन जावा इफ़ वी मेंशन द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर देन ऑल्दो इट इज़ नॉट एन एरर. In Java, if we mention the return type of the constructor, then although it is not an error, but Java will not assume it to be a constructor anymore. So अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप डिफाइन कर देते हैं तो वो एरर नहीं होगा, लेकिन वो फिर कंस्ट्रक्टर नहीं माना जाएगा. If a programmer does not define any constructor in himself in the class, then the Java compiler automatically insert a special constructor in a class called as default constructor. So अगर जावा में कोई कंस्ट्रक्टर हम नहीं बना के दे रहे हैं क्लास को, तो जावा खुद एक कंस्ट्रक्टर बना लेता है जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. Unlike C++, in Java we don't have concept of default copy constructor. That is, the Java compiler by default does not generate any default copy constructor for our class. If we require a copy constructor, we have to create it explicitly in our class. So yeah, C++ में हमारे पास अगर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जनरेट होता है. लेकिन यहाँ पे कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर कोई एक स्पेशल चीज़ नहीं है, ये एज़ यूजुअल एक कंस्ट्रक्टर है बस. इसमें हमें अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हमें खुद जाके बनाना पड़ेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर तभी वो कॉल हो पाएगा. सो नेक्स्ट थिंग, what happens when we create an object. So what actually happens and when we create an object, and how the constructor comes into action, that we are going to see. Okay, so when an object is created, there are few things which happen one after another. So if we have a case in which under class use account, we create an object of class account obj1 equals to new account obj1.show. We did three things. So considering this case, in heap area some space is reserved for data members for newly created object. पहले ही जैसे लाइन्स कॉल होनी चालू होगी तो फर्स्ट लाइन में तो सिर्फ रेफरेंस बना है. दूसरी लाइन में जब obj1 इक्वल्स टू न्यू अकाउंट लिखा है तो न्यू अकाउंट पहले चलेगा. सबसे पहले इस लाइन के चलने पे क्या होगा कि हीप एरिया में न्यू अकाउंट जो एक ऑब्जेक्ट बना है उसके लिए स्पेस रिजर्व होगी उसके डेटा मेंबर्स के लिए. उसके लिए स्पेस रिजर्व होगी, उसको कुछ नाम नहीं मिला है, कोई इसको पॉइंट भी नहीं कर रहा है अभी, बस वो ऑब्जेक्ट बना है अभी, उसके लिए स्पेस रिजर्व हुई है बस. और उसके बाद उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ चली जाएगी उसके डेटा मेंबर्स में, 0 इंटीजर के लिए, 0.0 डबल और \0 कैर के लिए. तो ये सबसे इनिशियलाइज होगा. उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, न्यू अकाउंट्स, उसके बाद पैरेंथेसिस लगे रहते हैं. तो पैरेंथेसिस जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टर को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, तो पहले तो
ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस रिजर्व हुई हीप एरिया में, फिर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशलाइज हुए ऑटोमेटिकली, और फिर हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल। उसके बाद then the constructor body runs and whatever is there in it runs. Mostly we initialize the data members in the constructor, but yeah, whatever is inside that body it runs. So after that finally a new object is created. इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मेमोरी में आ जाएगा, पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट बन चुका है, और फिर वो वैल्यू असाइन होती है उस रेफरेंस को। मतलब इतना सब होने के बाद फिर असाइन हो रही है उस रेफरेंस को। पहले इतना इनिशलाइज हो रही है वैल्यू, फिर उस पर कंस्ट्रक्टर चल रहा है, फिर कंस्ट्रक्टर में जो चीज़ रन हो रही है वो सब उसको अलॉट हो रही है, मतलब जो भी उसके ऊपर हो रहा है वो मॉडिफाई हो रहा है इस हिसाब से, फिर जाके वो रेफरेंस उसको पॉइंट करना चालू करेगा। तो एक लाइन हो चुकी है अब, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, सिंगल टाइम यूज ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, स्कैनर KB इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और KB जो है वो रेफरेंस है, वो उसको पॉइंट करता है, फिर हम KB यूज़ कर लेते हैं जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है। पर सिंगल टाइम यूज़ ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? जैसे कि हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे पर वो किसी को कोई इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, तो उसका यूज़ होते से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि कोई उसको पॉइंट नहीं कर रहा है। तो ये फ़ायदा होता है सिंगल टाइम ऑब्जेक्ट्स का। अब जैसे कि हमें इंटीजर इनपुट करवाना है, लेकिन हम चाहते नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट बनाएं, हम उस ऑब्जेक्ट्स को स्कैनर का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा अगर हमें इनपुट लेना है तो, बट अगर हम चाहते हैं कि वो जैसी बस सिंगल टाइम यूज़ करें और डिस्ट्रॉय हो जाए, फोकट मेमोरी में पड़ा नहीं रहे कि हम पूरे टाइम 1000 लाइन का कोड रन हो रहा है, वो अगर एक बार यूज़ में आ रहा है तो वो तब भी पड़ा ही रहेगा बस एक बार यूज़ होने के बाद। तो बस सिंगल टाइम के लिए क्रिएट हुआ, नेक्स्ट लाइन आते ही वो डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि उसको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं कर रहा है। तो वो कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है उसमें? न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इससे ऑब्जेक्ट बन रहा है और स्कैनर KB उसको पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि हमने इंटीजर A लिया, इंटीजर A में हमको इनपुट लेना है, तो फिर A इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन डॉट नेक्स्ट INT मेथड लगा दी हमने। तो जैसे कि हम KB अगर बना लेते उसका रेफरेंस और उसको पॉइंट करने लग जाते, तो फिर हम इंटीजर इनपुट कैसे लेते हैं? KB डॉट नेक्स्ट INT, मतलब A में A इक्वल्स टू KB डॉट नेक्स्ट INT ऐसा करके इनपुट लेते हैं। तो हम KB की जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही ना लिख दें, मतलब न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट क्लोज डॉट नेक्स्ट INT, तो इसका कोई पॉइंट भी नहीं कर रहा, इसका यूज़ भी हो गया, और नेक्स्ट लाइन आते से ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। तो ये होता है सिंगल टाइम यूज ऑब्जेक्ट। तो here what we did was create a new object of scanner class, but didn't assign its address to any reference and called its method directly and stored the value returned from the method into the integer variable. So what we discussed, this way of dealing with objects help freeing the space instantly after the work of object is done and is not required anymore in the program. The object is known as anonymous objects. इनको कोई पॉइंट नहीं कर रहा था, तो इसलिए anonymous object कहलाते हैं. It should only be used when we don't need the object multiple times in the code. Yeah, like if we only needed to take input once in 1000 line code, then we might have used this. We might not have used this, because if we use it as usual, the object would have taken space in the memory while all those 1000 lines are being executed, even though we don't need this object anymore. Okay, like it needed. Okay, तो नेक्स्ट चीज़ आती है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. सो अब कंस्ट्रक्टर
नॉन पैरामीटराइज्ड होते हैं या फिर पैरामीटराइज होते हैं। पैरामीटराइज मतलब उनको हम कुछ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें पैरेंथेसिस ब्लैंक होता है हमारा मोस्टली, बट हम उन पैरेंथेसिस के अंदर कुछ आर्गुमेंट पास करें तो फिर ऐसे कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा क्लास में जाके जिनके आर्गुमेंट में हम कुछ पास कर रहे हैं, जो हमने पास कर रहा है उस टाइप की चीज़ें उस मेथड कंस्ट्रक्टर के पास है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, just like we have parameterized methods, similarly we can have parameterized constructor in a class. This is a constructor that can accept arguments, but if constructor is parameterized, then we must remember that each and every object of this class that we create should also be parameterized. मतलब अगर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है जावा में वो नॉन पैरामीटराइज होता है, तो अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हो तो डिफ़ॉल्ट बन जाएगा एक और काम हो जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि पैरामीटराइज्ड है, तो फिर आपको हर ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ पास करना पड़ेगा जो उसको फॉलो कर रहा है कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप को। और हाँ, हर ऑब्जेक्ट फिर आपका उस कुछ ना कुछ आर्गुमेंट लेगा और इनिशियलाइज होगा, कुछ ना कुछ होगा इसके साथ। मतलब आप नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं कर पाओगे फिर। अगर आपने नॉन पैरामीटराइज अलग से डिफाइन नहीं किया तो आप फिर कॉल नहीं कर सकते नॉन पैरामीटराइज। आपको पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स देने ही पड़ेंगे हर बार ऑब्जेक्ट कॉल कर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो सिंटेक्स ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सिंपल होता है। पब्लिक कंस्ट्रक्टर नेम लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। ओके, ये तो पहले ही पढ़ा हमने, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। और कुछ और चीज़ें ही पढ़ी थी, जैसे कि ये कोई रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं और इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, मतलब रिटर्न नहीं होता है कुछ भी इनसे, तो इनके लिए हम कुछ रिटर्न नहीं करवा सकते। बट इनका एक्सेस मॉडिफायर तो हो सकता है कि ये प्राइवेट है कि पब्लिक है, ये तो हो सकता है। तो प्राइवेट पब्लिक जो भी लिखना हो पब्लिक होता है मोस्टली, तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर नेम फिर ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। तो सिंपली जैसे मेथड बनाते हैं, बस इसमें रिटर्न टाइप वगैरह नहीं लिखी है, तो बिना रिटर्न टाइप के मेथड बन रही है, बस क्लास के नाम जैसा ही इसका नाम है। फिर उसके अंदर बॉडी लिख देते हैं हम मोस्टली, जो कि इनिशियलाइज करती है डेटा मेंबर्स को। सिंटेक्स ऑफ कॉलिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, बस ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट न्यू फिर क्लास नेम फिर ब्रैकेट में जो ब्लैंक ब्रैकेट लिखते थे अभी तक, उसमें हम पैरेंथेसिस में पास कर देंगे कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो कि उसके कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप से मैच होगा। ओके ओके So with constructor comes very important things also that we'll discuss in next lesson, that is method overloading. See ya.